स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। उसने काफी बड़ी अनाउंसमेंट की है जहां पे उसने ऐलान किया है कि वो हिरोशिमा में विस्फोट किए गए लिटिल बॉय नाम के एक एटम बम से 24 गुना ज्यादा पावरफुल एक न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो अपनी संसद कांग्रेस की मंजूरी ले रहा है, जिसके बाद उसको वो सारे फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे कि वो इस बॉम्ब को डेवलप कर सके। अब जानकार कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए लगभग 80 साल होने जा रहे हैं एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि मे बी दुनिया अपने आप को दोबारा उसी तरह के और उसी लेवल के कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ पाए। और जिस हिसाब से इस दशक की डेवलपमेंट्स चल रही हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर हो, चाहे यूएस का अफगानिस्तान से सडन विड्रॉल हो, या फिर अभी रिसेंटली इजराइल हमस का कॉन्फ्लिक्ट, जो कि शायद एक वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में भी तब्दील हो सकता है। सो इट माइट बी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जहां पर फिर से एक वर्ल्ड वॉर शायद हम देख लें। और इसी सोच या इसी परसेप्शन की वजह से इनसिक्योर होते हुए मे बी यूएस अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को थोड़ा सा मॉडर्नाइज या स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज हम इस मुद्दे के अलग अलग पहलुओं को आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि बेसिकली न्यूक्लियर आर्म रेस का कहां से हिस्ट्री कहां पे जाकर शुरू होती है, ये शुरुआत कहां से हुई, किस प्रकार से अलग अलग देशों ने अपने न्यूक्लियर आर्म को डेवलप किया, यूएस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहती है और क्यों यूएस को महसूस हो रहा है कि उसको ये बॉम्ब 24 टाइम्स मोर पोटेंट बॉम्ब ये उसको डेवलप करना चाहिए एंड इसका दुनिया पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत सन 1938 में स्टार्ट होती है इन बर्लिन इन एन इंस्टीट्यूट नेम्ड केसर विलियम इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। यहां पर 3 जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर ओटो हान, लीसी मेटनर एंड डॉक्टर फिट्ज स्ट्रॉसमैन ये यूरेनियम एटम को स्प्लिट कर देते हैं, राइट, जिसकी वजह से काफी एनर्जी रिलीज होती है और अगर ऐसा चेन रिएक्शन डेवलप हो जाए तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक बॉम्ब में भी तब्दील किया जा सकता है। दुनिया के अलग अलग देश इस बॉम्ब को डेवलप करने में जुट जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 भी छिड़ जाती है और उसके बाद सभी कंट्रीज के एफर्ट्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा बॉम्ब तैयार किया जा सके। इस पूरे प्रोसेस में, पूरे स्टेप्स में सबसे ज्यादा लीड जो ले रहा है वो है यूएसए अंडर इट्स प्रोजेक्ट कॉल्ड मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, राइट। आपने मूवी भी जरूर देखी होगी और वहां पर सीन एक आया था, ओपेनहाइमर ने कहा था, ओपेनहाइमर एक पॉसिबिलिटी लेके जाते हैं कि अगर ये चेन रिएक्शन कंट्रोल ना हो पाए तो क्या होगा। तो वो आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर चेन रिएक्शन कंट्रोल ना हो पाए तो ये बात आप शेयर करेंगे नाजीज के साथ भी, ताकि साइंटिस्ट समझदारी से कोशिश कर सकें कि इस तरह का बॉम्ब ना ही डेवलप किया जाए। हालांकि वो चेन रिएक्शन वो कंट्रोल किया जा सकता है, तभी बेसिकली बॉम्ब भी बना। ऐसा भी नहीं है कि उसने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया और ऐसा भी नहीं है कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हम सिविल पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते, राइट। बट अलग तरह का चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया जिसके बारे में भी थोड़ी देर में बताऊंगा। जो बॉम्ब डॉक्टर ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में डेवलप किए वो थे लिटिल बॉय और फैटमैन। लिटिल बॉय को हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 पर इसका विस्फोट हुआ और 9 अगस्त 1945 नागासाकी में 11:02 पर फैटमैन का विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से काफी ज्यादा तबाही जापान में देखने को मिली और जापान ने अल्टीमेटली सरेंडर कर दिया। अगर हिरोशिमा की बात करें तो इस बॉम्ब का असर आप देखिए कितना हुआ। बॉम्ब की धमक अगर हमें कैलकुलेट करनी होती है तो एक यूनिट होता है TNT नाम का, राइट। जैसे लेंथ को मीटर में और वेट को केजीज में, किलोग्राम्स में हम मेजर कर सकते हैं, बम की धमक को वे किया जाता है किसमें, TNT में, राइट। तो यहां पर जो यील्ड निकली हिरोशिमा के बम की यील्ड थी 15 किलोटन TNT। इस 15 किलोटन TNT से लगभग 1,40,000 लोगों की मृत्यु हो गई और इससे ज्यादा ही लोग मरे, क्योंकि कई लोग जो बॉम्ब की रेडिएशन की कॉम्प्लिकेशंस थी काफी लंबे समय के लिए वो असर रहा और उसके बाद बेसिकली इसका देखने को मिला हमें कि कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। डिस्ट्रक्शन 2.5 किलोमीटर रेडियस के बीच जितनी बिल्डिंग्स थी लगभग पूरी तरह से तहस नहस हो गई, जमीन उपजाऊ थी वो भी नहीं रही। तो काफी बड़ा पैमाने पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा शहर ही एक तरीके से तबाह हो गया और फर्दर इसका रेडिएशन का जो आउटर पेरीमीटर था वो भी काफी ज्यादा था। अभी का जो बम बनाया जाएगा जिसको B6113 ये नाम दिया जा रहा है, तो ये बम कितनी धमक प्रोड्यूस कर सकता है, इसकी यील्ड कितनी हो सकती है, 360 किलोटन TNT। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घातक हो सकता है। एक बार यूएस ने जब हिरोशिमा और लिटिल बॉय और फैटमैन ये बम बना लिए थे 1945 में, तो उसके बाद एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ जिसमें एक के बाद एक कई देशों ने न्यूक्लियर हथियार डेवलप कर लिए। सोवियत रशिया ने 1949 में, यूके ने 1952, फ्रांस ने 60, चाइना ने 1964। ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास 1967 में फंक्शनल न्यूक्लियर हथियार मौजूद थे। इंडिया ने 1974, पाकिस्तान ने 1998 और नॉर्थ कोरिया ने 2006 में। अब
इतने सारे न्यूक्लियर हथियार आ गए हैं, तो कोशिश ये करनी, एक तरह से स्टार्ट हो गया ये प्रोसेस कि ऐसा ना हो कि हम इस आर्म्स रेस में खुद को फंसा हुआ पाकर इतने न्यूक्लियर हथियार डेवलप कर लें कि पूरी दुनिया ही तबाह हो जाए, राइट। तो कॉन्सिक्वेंटली यूएस ने लीड ली और वेस्टर्न नेशन ने भी लीड ली कि हम आर्म्स रिडक्शन करते हैं, राइट। तो कई सारी ट्रीटीज जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कई तरह की इस तरह के प्रोसेसेस हम सामने देखते हैं अपने, ठीक है। कोशिश ये थी कि इससे न्यूक्लियर आर्सेनल को स्ट्रेटेजिकली धीरे धीरे रिड्यूस किया जाए, राइट। बट हाँ, ये कंट्रीज जिन्होंने ऑलरेडी डेवलप कर लिए हैं, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने को तैयार नहीं है, ठीक है। अब इसमें पूरी दुनिया में जो टॉप 2 नेशंस हैं जिनके पास मैक्सिमम न्यूक्लियर आर्सेनल है वो है रशिया और यूएसए। रशिया के पास माना जाता है लगभग 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और यूएसए सेकंड नंबर पे आता है जिसके पास 5500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स माने जाते हैं, जो कई देशों में डिप्लॉय हो रखे हैं, ताकि यूएस के पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो कि किसी भी जगह पे, दुनिया के किसी भी कोने में, कहीं पे भी, कभी भी उसने अगर अटैक करना है तो वो कर सकता है। तो टर्की, इटली, बेल्जियम, जर्मनी, नेदरलैंड्स, यहां पर ऐसे देशों में न्यूक्लियर के वॉरहेड्स मौजूद हैं और टोटल 90% जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो इन 2 कंट्रीज में, ठीक है। 90% ऑफ टोटल न्यूक्लियर आर्सेनल वो इन 2 कंट्रीज में है, ठीक है। अब यहां पर यूएस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहती है? क्या यूएस की न्यूक्लियर जैसे इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कहा जाता है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्या यूएस में भी ऐसा केस है? और यूएस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के क्या पिलर्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले बता दूं, अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू का एक कोर्स है P2I GS फाउंडेशन बैच, जिसमें कि 2024, 25 और 26 के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड टारगेटेड स्ट्रेटेजी से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं एंड अलग अलग वैलिडिटी के हिसाब से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। CS लाइव कोड लगाने से आपको इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हैविंग सेड दैट, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं या एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रैटेजी भी आप जानना चाहते हैं तो CS लाइव ग्रुप, ये टेलीग्राम पर चैनल है, डू ज्वाइन दिस ग्रुप। hello.chandan sharma, दिस इज ऑन इंस्टाग्राम, इस पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और ये QR कोड्स हैं, दिस इज QR कोड फॉर टेलीग्राम, दिस इज फॉर इंस्टाग्राम, तो इनको भी स्कैन करके यू कैन कनेक्ट विद मी। हैविंग सेड दैट, अब देखते हैं कि यूएस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या हैं। सबसे पहला पिलर है डेटरेंस। डेटरेंस है कि यूएस चाहता है कि उसके पास इतना आर्सेनल हो जिससे कि कोई भी दूसरा देश उससे पंगे लेने से पहले 10-12 बार सोचे, 20 बार सोचे। इसके बाद अश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब डेटरेंस में अगर यूएस को पूरी ही तरह तबाह कर दिया फिर तो काहे की डेटरेंस। तो ऐसी सिचुएशन में यूएस ने ये इंश्योर किया है कि मेरे पास एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रहनी चाहिए, राइट। तो इसमें ये इंश्योर करते हैं कि अगर मेरा पूरा वजूद खत्म हो भी जाए तब भी मेरे पास ऐसा इतना न्यूक्लियर आर्सेनल तब भी मौजूद रहे और फंक्शनल रहे जिसमें कि जिसने मेरे पे अटैक किया है उसका भी मैं वजूद खत्म कर सकूं। ये यूएस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। अश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के मेरा अगर लगभग काफी बड़ा पोर्शन भी आपने अटैक कर दिया तब भी मेरे पास अच्छा खासा है हथियार कि आपको नस्तो नाबूद कर सकता हूं। इसके बाद इसी के साथ साथ कहता है कि अगर मैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता हूं, डेटरेंस रखता हूं, मैं जिम्मेदारी भी रखता हूं कि मैं फर्स्ट यूज नहीं करूंगा। लेकिन इंडिया की तरह ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है। यूएस के कानून के हिसाब से और यूएस की डॉक्ट्रिन के हिसाब से ये कह रहे हैं कि नो फर्स्ट यूज, लेकिन इसमें कंडीशन जोड़ दी जाती है कि अगर सर्कमस्टांसेस वारंट करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आते हैं, तो हम फिर फर्स्ट यूज हमें अगर करने पे मजबूर करोगे तो वो भी हम करेंगे। इसी के साथ आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन, जिसका मतलब है कि यूएस ऐसा नहीं करेगा कि इस तरह के हथियार बाकियों को भी सप्लाई कर दे और बहुत सारे इस तरह के हथियार अंधाधुंध डेवलप करने स्टार्ट कर दे। तो ये भी इसकी डॉक्ट्रिन का पार्ट है। मॉडर्नाइजेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यहीं से हमें नीड भी पता लगेगी B61 को डेवलप करने की। यूएस लगातार मॉडर्नाइज करने की कोशिश करता है अपने आर्सेनल को, अपनी आर्मी को, अपने हथियारों को। सो यहां पर मॉडर्नाइजेशन का ये मतलब है कि यूएस का जो पिछला सारा आर्सेनल मौजूद है, पड़ा हुआ है, उसको जो आउटडेटेड हथियार हो चुके हैं उनको अपडेट किया जाएगा, राइट। उनको क्या किया जाएगा? अपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो पुराने कुछ हथियार हैं उनको डिसमेंटल करके B61-13 उन्हें रिप्लेस कर देंगे। इसी के साथ साथ यूएस ये भी कहता है कि अगर हमारे ऊपर बायोलॉजिकल या केमिकल अटैक होता है तो उसके जवाब में भी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू न्यूक्लियर अटैक ऑन अस, राइट। तो वहां पर भी फिर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और वो सारी चीजें इफेक्ट में आ जाएंगी, राइट। तो B61-13 को अगर कांग्रेस का अप्रूवल मिल जाता है तो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में एक बॉडी है, नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इस पूरे के पूरे बॉम्ब को डेवलप करने में अपना योगदान देगी। 2022 के न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू में यह महसूस किया गया कि चेंजिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के चलते और आर्सेनल को जो मॉडर्नाइज करने की हमें जरूरत है,
राइट, और अपनी डेटरेंस को क्रेडिबल बनाए रखने की जरूरत है, तो उसमें हमें एक नए तरह का बम बनाना जरूरी है, और इसकी जितनी ज्यादा धमक होगी उतना ही ज्यादा हम डेटरेंस क्रिएट कर सकेंगे। एंड दिस इज द रीजन जो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं, राइट, उसमें अपनी डेटरेंस और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए यूएस ये पूरी की पूरी प्लानिंग कर रहा है, राइट। अब इसका पूरी दुनिया पर अगर हम असर देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरी दुनिया पर असर ये हो सकता है कि यहां पर प्रिजनर्स डायलेमा हो जाता है। प्रिजनर्स डायलेमा एक थ्योरी है जो कहती है कि मान लो दो लोग जुर्म किया है उन्होंने और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। अब अगर दोनों लोग एक दूसरे की चुगली ना करें, एक दूसरे के खिलाफ विटनेस ना बने, तो दोनों को पुलिस के पास इतने एविडेंस है कि एक एक साल की सजा होगी, राइट, मिनिमम 1 साल की सजा होगी। लेकिन अगर कोई एक जना दूसरे के खिलाफ विटनेस बन जाए तो जिसने जो विटनेस बना उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, दूसरे को 15 साल की सजा हो सकती है, ठीक है। एंड सेम गोस फॉर द अदर वे राउंड। लेकिन अगर दोनों ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ विटनेस बन गए, तो उस केस में दोनों को 5-5 साल की सजा होगी, राइट। अब पुलिस यही चाहती है कि ये सजा 1 साल की नहीं ज्यादा की हो, ठीक है, और वो अलग अलग कमरों में इन दोनों कैदियों को ले जाते हैं। और ये क्या करते हैं, क्योंकि ये कैदी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, मुजरिम ये एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे के बारे में बता देते हैं, तो आइडियल केस तो होता कि ये ट्रस्ट करके कोऑपरेट करते। कोऑपरेट केस में करने के केस में 1 साल की बस सजा है और बाहर हो फिर, ठीक है, सबसे मिनिमम पनिशमेंट मिल रही है। लेकिन क्योंकि दोनों ने कोऑपरेट नहीं किया तो दोनों को 5-5 साल की सजा मिल रही है, राइट। अब यही पे देशों में क्या हो रहा है, ये प्रिजनर्स डायलेमा कंट्रीज के ऊपर भी है। यूएस इनसिक्योर होते हुए अपना आर्सेनल डेवलप करता जा रहा है, ये सोचते हुए कि बाकी कंट्रीज इनके खिलाफ में डेटरेंस बना के रखूंगा। लेकिन इसका नतीजा ये निकल सकता है कि यूएस के देखा देखी और यूएस की क्योंकि इंटेंशन इतनी क्लियर ना हो किसी दूसरे कंट्री को, तो हो सकता है ये आर्म्स रेस में तब्दील हो जाए, राइट। और आर्म्स रेस में अगर किसी के पास हथियार आते हैं तो एक और फिलॉसफी, एक और थ्योरी कहती है, वेपन इफेक्ट कहा जाता है उसको, कि कहा जाता है कि जब आपके पास हथियार हो ना तो आपका मन जरूर करता है टू पुल दैट ट्रिगर, राइट। एंड ये बड़ा मुश्किल होता है कई बार रिस्ट्रेंट रखना कि हाँ हथियार है, मैंने डेटरेंस के लिए रखा है, सेफ्टी के लिए रखा है, लेकिन मैं ट्रिगर नहीं दबाऊंगा, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि वो सिचुएशन, छोटी सी सिचुएशन भी बहुत बड़ी बन जाए और वो ट्रिगर पुल हो जाए, राइट। तो यहां पे ये नतीजा निकल सकता है कि एक आर्म्स रेस दोबारा शुरू हो सकती है, जो कि हमने कोल्ड वॉर के समय पर भी देखी। और ये आर्म्स रेस कब एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाए, ईश्वर कब करे कि ऐसे कभी ना हो, राइट, बट फिर भी उसकी भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। जल्दी आपसे अगले मुद्दे पर जरूर मिलेंगे और इस पे फर्दर डिस्कशन और इसके ऊपर फर्दर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं, फर्दर एनालिसिस डिटेल में जानना चाहते हैं, तो स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे मेरी इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज है जहां पर डेली बेसिस पे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है। तो उसके साथ भी बने रहिए। रोज सुबह स्टडी IQ के चैनल पर सुबह 10:15 बजे आती है। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।